नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आज बड़े मुद्दे में बात करेंगे, किसका होगा एलनाबाद। एलनाबाद की सियासी बिसात बिछ चुकी है। पंजाब राजस्थान से सटी एलनाबाद सीट किसान आंदोलन के चलते खाली हुई। एलनाबाद सीट उपचुनाव इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला के किसान आंदोलन के समर्थन में जनवरी को इस्तीफा देने के बाद खाली हुई थी। वैसे तो उपचुनाव 6 महीने के अंदर होने थे, लेकिन कोरोना के चलते नहीं हो सकी। अब चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया। ऐलान के रण में जहां एक तरफ सत्तारूढ़ बीजेपी जेजेपी गठबंधन है, तो वहीं दूसरी तरफ इनेलो और कांग्रेस एलनाबाद की सीट का यह मुकाबला सांप की लड़ाई के तौर पर देख रही हैं। इसी कड़ी में तमाम सियासी दल अपनी तरकश में तीर साध रहे हैं। उपचुनाव के मतदान 30 अक्टूबर को होने हैं, जबकि मतगणना 2 नवंबर को होगी। हरियाणा के सिरसा जिले की एलनाबाद विधानसभा सीट पर 30 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव धीरे धीरे रोचक होते जा रहे हैं। इस उपचुनाव में कई बड़े राजनीतिक दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के जेल से बाहर आने के बाद उनकी देखरेख में हो रहा यह पहला उपचुनाव है। यहां ओम प्रकाश चौटाला के साथ साथ इनेलो उम्मीदवार के रूप में उनके छोटे बेटे अभय सिंह चौटाला की साख भी दांव पर है। उधर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी ने साफ तौर पर गोविंद कांडा को रण में उतार दिया है। वहीं कांग्रेस पवन बेनीवाल पर दांव खेल रही है। ऐसे में यह सीट बेहद खास है, क्योंकि 1982 के बाद से अगर बात की जाए तो लगातार इस सीट पर इनेलो का ही कब्जा रहा है। एक नजर इतिहास पर डालते हैं इलाहाबाद की सीट के। 1967 से लेकर 72 तक ये सीट समान थी। उसके बाद 1977 से 2005 तक आरक्षित रही। 2008 के परिसीमन के बाद इलाहाबाद सीट फिर से सामान्य हुई। इलाहाबाद सीट को इनेलो को मजबूत सीट मानी जाती है। इनेलो की है। कुल 15 चुनाव में से 11 बार लोक दल को ही जीत मिली है। इस सीट से एक बार विशाल हरियाणा पार्टी को जीत मिली है। सर्वाधिक मतों का रिकॉर्ड किसके नाम है? अभय चौटाला को साल 2014 के चुनाव में 69,162 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के पवन बेनीवाल को 57,627 मत मिले थे और कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को 35,383 मत मिले थे। वहीं जबकि बीजेपी के पवन बेनीवाल को 45,133 मत प्राप्त हुए थे। साल 2009 में ओम प्रकाश चौटाला को 64,567 मत मिले थे। अब इलाहाबाद में किसे चुनेगी जनता? 1970 में हुआ था पहला उपचुनाव। अगर इतिहास की बात की जाए तो 1967 में प्रताप सिंह चौटाला बने थे पहले विधायक। इलाहाबाद में 2010 में उपचुनाव हुआ था। अभय सिंह चौटाला ने इस चुनाव को जीता था। वहीं कांग्रेस के भरत सिंह बेनीवाल को उन्होंने पराजित किया था। यानी कि अभय चौटाला का लंबे समय से इस सीट पर कब्जा रहा है। किसी भी पार्टी को चुनाव आयोग ने जो हिदायतें दी हैं वो आपको बता रहे हैं, किसी पार्टी को रोड शो करने की अनुमति नहीं है। वाहनों का बड़ा काफिला भी प्रतिबंधित रहेगा। बाइक रैली नहीं निकाल सकेंगे कोई भी। साथ ही घर घर संपर्क में जाकर 5 व्यक्तियों को ही जाने की अनुमति है। तो इलाहाबाद का दंगल तारीख पास आ चुकी है। 30 अक्टूबर को मतदान होंगे उपचुनाव में, और इसमें साख की लड़ाई कहा जाए तो यह गलत नहीं होगा। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करा देता हूं उनसे। प्रोफेसर विदु रावल, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल रहेंगे। जितेंद्र चंदेलिया, प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। रजवंत दहीनवाला, प्रवक्ता आईएनएलडी के हैं। और गुरजीत मान, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस बड़े मुद्दे में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कांग्रेस के पास, जितेंद्र चंदेलिया जी के पास। जितेंद्र साहब, पवन बेनीवाल का नाम फाइनल किया गया कांग्रेस की तरफ से, और इलाहाबाद उपचुनाव में किन किन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस उपचुनाव को लड़ेगी? देखिए सौरभ जी, हरियाणा की जो हालात हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं है। 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज प्रदेश की जनता पर जो आ चुका है वो मीडिया के सामने है, पूरी प्रदेश की जनता के सामने है।
हरियाणा सरकार ने कोई विकास के कार्य नहीं किए। अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ सड़कें, मूलभूत समस्याएं जो होती है, सड़क, बिजली, पानी, उनकी समस्या तो बनी हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो मूलभूत समस्या है। उनके साथ में शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, और एक विशेष चर्चा मैं करना चाहूंगा, जिस तरीके से अपराधों को और अपराधियों को संरक्षण हरियाणा के अंदर मिला है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं भिवानी के जिला भिवानी की मैं बात करना चाहूंगा, जूही गांव की। जूही गांव में 70 साल से एक परिवार रहा है, वाल्मीकि परिवार, जूही गांव भिवानी के अंदर। उस गांव को, गांव के जो सरपंच है, भाजपा के विधायक, मंत्रियों और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री साहब तक का संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने कई बार मीडिया के सामने बोला, उनको उजाड़ने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार दलितों पर उत्पीड़न हो रहा है, देश का किसान अन्नदाता दिल्ली की सड़कों पर है, और पीपली के अंदर जिस प्रकार किसान पर लाठीचार्ज किया, उन पे 400 किसानों पर जो मुकदमे दर्ज हुए, आज तक भी वो मुकदमे वापस नहीं लिए गए हैं। तो काफी सारे जो मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और रोजगार की मैं बात करूं तो रोजगार के क्षेत्र में आपको पता है 38% बेरोजगारी की दर हरियाणा के अंदर है, जो कांग्रेस के समय में, जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी होते थे, यूपी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उस समय हरियाणा के अंदर रोजगार के मामले में सबसे अव्वल था हरियाणा। तो इन सभी अहम मुद्दों को लेकर बिल्कुल, तीनों कृषि काले कानून, तीनों, सौरभ जी मैं कंप्लीट कर लूं, तीनों कृषि काले कानून जो अहम है, उनको लेकर ये चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। और किसान, अन्नदाता, मजदूर, बेरोजगार, बढ़ती हुई महंगाई, मैं आपके पास आऊंगा जितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगा, समस्याओं को लेकर ये चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे बड़ौदा में उपचुनाव हमने जीता, ये चुनाव भी कांग्रेस पार्टी, हमारी बिल्कुल जितेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा, मैं प्रतिक्रिया और भी मेहमानों की ले लूं। और भी मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। विधु रावल जी के प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। विधु जी, बीजेपी किन मुद्दों को लेकर इस उपचुनाव में आगे आ रही है? क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या आपके नजरिए से क्या अहम मुद्दे रहेंगे एलनाबाद में पार्टी के? देखिए, एलनाबाद को इन दोनों विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने समय में ठगा है। एलनाबाद की जनता विकास से दूर रखी गई, एलनाबाद की जनता के साथ धोखा किया गया, और अभी ताजा तो उनका जो जनप्रतिनिधि है वो नाखून कटवाकर शहीद बनने के चक्कर में एलनाबाद की जनता को ठेंगा दिखाकर, उनको अधर में छोड़कर, उनके विश्वास को तोड़कर वो जो है एक आंदोलन में चले गए। वो आंदोलन अभी भी चल रहा है, और उसके बाद जिन विषयों को लेकर उन्होंने जो है इस्तीफा दिया था, आज वो विषय वहीं की वहीं खड़े हैं। और वो ये शपथ लेकर गए थे, ये आंदोलन के विषय जब तक खत्म नहीं होंगे तब तक विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा। इसके बाद भी आंदोलन अभी भी चल रहा है, और वो जनाब जो है दोबारा से खुद को ही उम्मीदवार घोषित करके अब वो चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस चूंकि वहां पर किसी दौड़ में नहीं है, अभी मैं सुन रहा था, वो वैसे भी अप्रासंगिक बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता। कहाँ की बात कर रहे थे? भिवानी की शायद कहीं की बात कर रहे थे, जूही गांव की बात कर रहे थे। लेकिन वो भिवानी की बात कहाँ से कर रहे हैं, किन पॉलिटिकल इंटेंशन से कर रहे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन वो किस प्रकार भूल सकते हैं इस देश के अंदर 1,76,000 करोड़ का जिन लोगों ने 2G घोटाला किया हो, जिन्होंने 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला किया हो, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कॉमनवेल्थ नहीं, आपने जितेंद्र जी बिल्कुल आपके पास, जितेंद्र जी पहले विधु रावल जी को अपनी प्रतिक्रिया देने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास भी आऊंगा। इस बीच और मेहमान भी हमारे साथ। दिशाहीन ना करे किसानों को मारने। जितेंद्र जी आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ये डबल इंजन। जितेंद्र जी आपको मैंने पूरा वक्त दिया था बोलने का, विधु रावल जी को बोलने दें। आपके अधिकारी जितेंद्र जी एक सेकंड जितेंद्र जी, आपको पूरा वक्त दिया था मैंने बोलने का। आप विधु रावल जी को बोलने दें, उनको अपनी बात रखने दें, उसके बाद फिर मुझे और मेहमानों के पास भी जाना है, उनकी प्रतिक्रिया भी लेनी है। आपके पास अपने पास समय कम था क्या? आप जो झूठ के फवारे छोड़ रहे थे उस समय कम था क्या? लेकिन आप दोनों के लिए, बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती आईएनएलटी बनी हुई है। इनेलो आप दोनों ही के लिए ही चुनौती बनी हुई है। मैं उनके पास जाना चाहूंगा। रजवंत डहीनवाल जी हमारे साथ हैं। रजवंत जी, किस तरीके से अभय चौटाला जी ने बात पूरी करने दी जाए, मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए, उसके बाद अभय चौटाला ने इस्तीफा दे दिया किसानों के मुद्दों को लेकर, और क्या क्या मुद्दे आईएनएलटी के पास हैं?
एक बार मुझे मेरी बात पूरी करने दी जाए, उसके बाद अगले विषय विदु जी आपके पास आऊंगा, पहले उनकी प्रतिक्रिया भी ले लूं मुझे मैं। मेरी बात अधूरी रह गई थी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बात को पूरी करने का पूरा समय दूंगा विदु जी, लेकिन पहले रजवंत जी का मुझे रिएक्शन लेना है। आपके पास फिर आ रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए बस। मेरी बात मुझे पूरी रखने दी जाए। आपने उस समय रोकना चाहिए था, इनका फिल्टर बंद करना चाहिए था जब ये इंटरप्ट कर रहे थे। बिल्कुल विदु जी, आपको पूरा समय दिया जाएगा। रजवंत जी का थोड़ा सा रिएक्शन ले लें, वो भी पार्टी में है, वो भी पूरी हो जाए उसके बाद रजवंत जी के पास जाइएगा। आप जरूर जाइए रजवंत जी के पास। ठीक है, मैं आपका रिएक्शन ले लूंगा, पहले रजवंत जी से बात। मेरी बात मुझे मेरा वाक्य पूरा करने दिया जाए, उसके बाद ठीक रजवंत जी के है, पास ठीक है, जाएं करिए, रखिए अपनी बात रखिए। सरकार आपकी है तो इसका मतलब आप टीवी चैनल रजवंत जी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, जितेंद्र जी आप भी थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें। ठीक है, फैक्ट पर बात होनी चाहिए, इस डिबेट को एक दिशा में जाना चाहिए, ऐसा न लगे कोई चिल्ला रहा है। मैं अपने साथी प्रवक्ताओं से उम्मीद करूंगा कि जब वो बोलते हैं उनके बीच में मैं नहीं बोलूंगा, वो मेरे बीच में ना बोले। रजवंत जी एक सेकंड, विदु जी को बात पूरी करने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। एक सेकंड बोलिए विदु जी, ताकि सबकी बात समझ आ पाए। बोलिए। देखिए, कांग्रेस जिसका दूसरा नाम ही करप्शन हो चुका है, जरा संक्षेप में बोलिएगा। करप्शन की जी, कांग्रेस जिसका दूसरा नाम ही करप्शन है, सारे देश के लोग उनको करप्ट पार्टी के तौर पर जानते हैं। हरियाणा की जमीनें लूटकर, हरियाणा के किसान की जमीनें लूटकर जिन्होंने रॉबर्ट वाड्रा को दे दी हो, वो यहाँ पर बैठकर किसानों की बात करें, करप्शन की बात करें, बड़े हास्यास्पद है। मेरा अंतिम जितेंद्र जी, चिल्लाने से डिबेट फ्रूटफुल नहीं होगी, एक दिशा में शांति के तरीके से अपनी बात रखिए, जनता सुन रही है आपको। चिल्लाने से कोई बात सही तरीके से नहीं रखी जाएगी, उपचुनाव सर पर है। हरियाणा में होता है ना रजिस्ट्री घोटाला, रॉबर्ट वाड्रा करता है। शराब रजिस्ट्री घोटाले में आज ठीक है, छोटी मछलियां पकड़ी गई है, लेकिन बड़े मगरमच्छों पर कोई एफआईआर है। ठीक है विदु रावल जी, ठीक है। हमने कांग्रेस पार्टी ने शराब रजिस्ट्री घोटाले में सौरभ जी कहा था कि हाई कोर्ट की घोटाला करके जांच होनी चाहिए। सर घोटाले की बात तो ठीक है, लेकिन अभी क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं आप? अभी क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? प्रियंका गांधी जी हमारे राज्यसभा से सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ प्रतिनिधि। जितेंद्र जी आप जितना क्लैश करेंगे डिबेट उतनी ही फ्रूटफुल नहीं रहेगी। आप विदु जी को अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद मुझे और लोगों को भी लेना है। जितेंद्र जी एक सेकंड पेशेंस रखें आप, एक सेकंड जितेंद्र जी एक सेकंड पेशेंस रखिए। देखिए इस तरीके से चिल्लाने से बात नहीं रख पाएंगे। जितेंद्र जी एक सेकंड आप चुप रहिए प्लीज, एक सेकंड आप थोड़ी देर पेशेंस रखिए। विदु जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए, उसके बाद मुझे और गैस के पास भी जाना है। चलिए ठीक है मैं समझ गया। ठीक है होल्ड करिए। ठीक है, रजवंत महिपाल के पास जाना चाहूंगा, इनेलो के प्रवक्ता है और सीधे उन्हें चर्चा में शामिल करना चाहूंगा, पीसीआर से कहना चाहूंगा थोड़ा सा। जी रजवंत जी, किन मुद्दों को लेकर इनेलो एलनाबाद उपचुनाव में है? देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर इस्तीफा दिया था और जिस समय ये आंदोलन चल रहा था उस समय इस आंदोलन में हर जो किसान आंदोलन में बैठे थे, किसान चाह रहे थे कि हर पार्टी का जो भी हमारे पास आ रहा है, हमारे समर्थन में आ रहा है, वो अपनी इस्तीफा देकर किसी न किसी प्रकार से इस आंदोलन को मजबूत करे। अकेले अभय सिंह चौटाला की बात नहीं थी, वहां पे कांग्रेस के भी विधायक जाते थे, सांसद भी जाते थे या निर्दलीय विधायक भी जाते थे, वो भी अपना इस्तीफा देने की बात करते थे, वो भी कहते थे कि किसान आंदोलन को मजबूत करेंगे। सर मैंने आपसे रजवंत जी ये पूछा कि मुद्दे कौन से होंगे, आप वाद प्रतिवाद कर रहे हैं, मुद्दे बताइए। मैं वही मुद्दे बता रहा हूँ। हाँ। ये जो लड़ाई है, रद्द कराने के लिए थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला ने जब इस्तीफा दिया उस समय ये असल एक दो व्यक्तियों का चेहरा उजागर हुआ। भारतीय जनता पार्टी जो किसानों का हितैषी होने के ढोंग करती थी, उसका चेहरा साफ हो गया। कांग्रेस जो किसानों का हितैषी होने के कारण और जो हितैषी होने का ढोंग करते उनके आंदोलन में जा रही थी, जब इस्तीफा देने की बात आई तो वो पीछे हट गई। अब इनेलो के पास क्या मुद्दा है? इनेलो के पास 2-3 पॉइंट बताइए मुझे संक्षेप में रजवंत जी। मैं बता दो रहा, ये किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं आप। ठीक है, किसानों की लड़ाई है। ठीक है, विकास की बात करें तो चौधरी अभय सिंह चौटाला ने इस इलाके में ठीक है इनेलो किसानों की लड़ाई लड़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ गुरजीत मान जी, उनका रिएक्शन लेना चाहेंगे। सर किस तरीके से देख रहे हैं आप, कांग्रेस बीजेपी और इनेलो अपने अपने दावे ठोक रही है, एलनाबाद का जो लहर है चुनावी लहर उपचुनाव की, सीट खाली होने के बाद किस दिशा में जाती दिख रही है आपको?
सौरभ जी, जैसे अभी तीनों प्रवक्ताओं ने अपने अपने तरीके से अपनी अपनी पार्टीज को डिफेंड किया, लेकिन जैसे कि मुझे लगता है जनवरी में चौधरी अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था बिल्कुल और 27 उसके तारीख बाद को। जो अंतराल हुआ जी। उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भी काफी कुछ कंफ्यूज था स्टेटस। फिर जैसे जैसे कैंडिडेट्स अनाउंस हुए और उन्होंने नॉमिनेशंस भरे, तो उसमें एक बात तो ये वोटर को लग रही है कि कोई नया चेहरा तो नहीं आया। चाहे गोविंद कांडा जी बीजेपी के एलनाबाद से नहीं है, लेकिन सिरसा जिले से होने की वजह से वो भी पुराने चेहरे हैं। तो खिलाड़ी तो लगभग वोटर ये समझता है कि पुराने हैं। कांग्रेस के पास शायद एक अपॉर्चुनिटी थी, एक कैप्टन अमरदीप करके नए चेहरे की संभावना बनी थी। उससे कुछ हो सकता था कि एक अलग तरह की एक त्रिकोण बनता। त्रिकोण तो अभी भी है। अब जो देखने वाली बात है कि जो अगले 7 दिन हैं ये काफी महत्वपूर्ण रहेंगे तीनों पार्टीज के लिए। तीनों पार्टीज अपने लेवल पर पुरजोर कोशिश कर रही हैं। लैंडस्लाइड विक्ट्री किसी की भी नजर नहीं आ रही थी। जब चौधरी अभय सिंह ने इस्तीफा दिया था उस टाइम लगता था कि बहुत बड़ी एक विक्ट्री होगी और उनके लिए ये इलेक्शन केक वॉक होगा। जब ये इलेक्शन शुरू हुआ है तो डिफिकल्टीज उनको भी फेस करनी पड़ रही हैं, जिस तरह से उनको ठीक है। काफी जबरदस्त चुनाव प्रचार करना पड़ रहा है। जी। लेकिन उसके मुकाबले में अगर कंपेयर करें बीजेपी से और कांग्रेस से, जी। उन दोनों को एक जो शायद पार्टी प्रवक्ता तो नहीं मानेंगे, लेकिन फैक्शनलिज्म की प्रॉब्लम है। उनकी दोनों पार्टियों में गुटबाजी है और बीजेपी का तो वैसे गठबंधन भी है जेजेपी के साथ। बिल्कुल। जेजेपी के की भी अपनी सहूलतें हैं, अपनी मजबूरियां भी हैं। उस प्रकार से वो चाहे प्रवक्ता जी स्माइल कर रहे हैं, एकजुटता दिखा रहे हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन लीडर्स और बिल्कुल। उसमें डिसएंटमेंट्स भी हैं। वो उन्हें किसी ना किसी तरह से ओवरकम करनी पड़ेगी टू कम ठीक एट ए है। लेवल ठीक प्लेइंग है। ठीक ग्राउंड। है। जी जी। ये मैं अपनी तरफ से उन्हें बता रहा हूँ। और जैसे अभी डीएपी की कमी आ रही है, डीएपी की कमी पूर्व में भी आती है, लेकिन इलेक्शन के टाइम जब आती है तो उसका नुकसान रूलिंग पार्टी को पड़ता है। उनको क्वेश्चंस भी उनको उनके सामने इस प्रकार के पेश होते हैं। अगर आप आज दिखा नहीं पाए एलनाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नक्शा है ये डंबल शेप्ड है। बिल्कुल। जैसे आप समझिए कि ये आप मुस्कुरा रहे हैं बीजेपी वाले, गॉगल्स जैसा कह सकते हैं कि इस तरह की शक्ल है, बीच में से पतला सा है और लेफ्ट एंड राइट में विभाजित है। लेफ्ट साइड में बहुत सारे पंजाबी गांव आते हैं जो किसानी आंदोलन में अधिक सक्रिय हैं। राइट साइड में जिससे हम बागड़ी बेल्ट कह देते हैं वो है, वो लोग भी सक्रिय हैं, लेकिन वो इतने वोकल नहीं है जितने लेफ्ट साइड के गांव हैं। और दोनों में एक सर सौरभ इसमें जी एक कुछ चीज़ कहना यहाँ चाह पर रहे थे? आपसे गुरजीत जी, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूँगा, इनेलो ने जिस तरीके से अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दिया उसके बाद क्या तस्वीर नज़र आ रही है? क्या इनेलो को किसानों का मुद्दा जो उठाया था उसका फ़ायदा मिलने वाला है इस चुनाव में, या बीजेपी को कोई नुकसान या कांग्रेस को कोई नुकसान होगा? क्योंकि दबदबा लंबे समय से इनेलो का ही रहा है इस सीट पर। मैं एग्जैक्टली इसी बात पे वो लेफ्ट और राइट के डिवीजन में आ रहा था। जो लेफ्ट सेक्शन है जिसे मैंने कहा कि जो जिसमें पंजाबी किसान अधिक हैं या इस तरह के गांव हैं जहाँ मिश्रित हैं, वहाँ डेफिनेटली जी। किसानी मुद्दा काफी बड़ा मुद्दा है और उसका एडवांटेज चौधरी अभय सिंह को जी। मिलता नजर आ रहा है। राइट साइड में जो वोटर्स हैं वहां भी बिल्कुल किसानी विदु जी, आंदोलन आपके की पास आ रहा बात हूँ है, मैं। लेकिन वो वोटर्स अभी क्लियरली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसान नहीं है या वहाँ किसानी मुद्दा नहीं है। एक बड़ी दोनों ही चुनौती, हिस्सों हाँ। में या पूरी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जी। इसका इफेक्ट रहेगा। बट गुरजीत जी, दिस एक इज बड़ी नॉट द चुनौती यहाँ पर यह ओनली है। रीजन। जी तो गुरजीत जी, बहुत सारी चीजें हाँ मिल करके ये चुनाव चल रहा है। बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि गोविंद कांडा को जो उतारा है एलनाबाद के उपचुनाव में, ये नॉन जैट कैंडिडेट हैं अगर देखा जाए तो वहां पर बीजेपी के लिए चुनौती बनेगी। डेफिनेटली बीजेपी के पास अगर सही मायने में तो उस समय जब गोविंद कांडा जी ने ज्वाइन किया कोई मजबूट कैंडिडेट वहां पे नहीं था। मीनू हालांकि बेनीवाल का नाम चल रहा था बीच में। आदित्य चौटाला दावेदार थे उस समय, हाँ लेकिन उन्हें ये टिकट नहीं मिली और उनकी बजाय ठीक न्यू एंट्रेंट जो ठीक है। ठीक है। बीजेपी ठीक है। हैं ठीक उन्हें है मिली गुरजीत है, जी, आपके पास आऊंगा बीजेपी मैं। में है वो उन्हें बीजेपी मिली के है, उसकी प्रवक्ता वजह विदु से रावल भी। जी कुछ रिएक्शन देना चाहते हैं सर, मैं आपके पास आता हूँ। हाँ विदु रावल जी बताइए, कहिए।
देखिए, मुझे लगता है कि एलनाबाद के विकास के विषय को पूरी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है। एलनाबाद एक वो क्षेत्र है जहां से चुनकर लोगों ने सरकारें बनाई नहीं है, सरकारें चलाई भी हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री के परिवार के लोग रहे हैं और वो लोग रहे हैं जिन्होंने पूरे हरियाणा को अपनी उंगलियों पर नचाया है। इसके बाद भी एलनाबाद का पिछड़ापन, एलनाबाद का हरियाणा के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में एक होना, ये अपने आप में ये दास्तान बयान कर रहा है कि किस प्रकार से एलनाबाद की जनता को ठगा गया है। और बिल्कुल ताजा उदाहरण तो ये था कि 2019 में जो व्यक्ति 5 वर्षों का जनता के सामने सौगंध और प्रतिज्ञा कर आया था कि 5 वर्षों तक उनकी समस्याओं को उठाएगा, वो 5 के अपनी 3 बार की टर्म में बता दे कि विधानसभा में आज तक भी एलनाबाद का एक भी बात उठाया। बीजेपी का मुद्दा बीजेपी का स्टैंड विद्युत जी क्लियर हो गया कि विकास पर आप बात करेंगे और इन लोगों को घेरेंगे विकास पर। मैं कंप्लीट करता हूं जी, मैं कंप्लीट करता हूं। एलनाबाद की जनता विकास की बयार पर चढ़ना चाहती है। सत्ता की चाबी और विकास की चाबी भारतीय जनता पार्टी के पास है। ठीक है विद्युत जी, अब मैं जाना चाहूंगा अपनी कांग्रेस के प्रवक्ता जितेंद्र जी, आपका रिएक्शन। विद्युत जी ठीक है विद्युत जी, आपका मुद्दा क्लियर हो गया पार्टी का कि पार्टी किस चीज को लेकर लड़ रही है। मैं अंतिम बात कहिए अंतिम मेरे पूरा वाक्य करने दिया जी इसमें टोका नहीं अच्छा लगता जी सर, समय की पाबंदी है जिसकी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कुछ समय की। मैं पूरा करता हूँ जी जल्दी करिए, थोड़ा संक्षेप में। जी, केवल बीजेपी ही एलनाबाद का विकास कर सकती है क्योंकि विकास की चाबी, और एलनाबाद की जनता इस बात को समझती है कि अगले 3 वर्षों तक बीजेपी को परखा जाए, उस कसौटी पर कसा जाए, और उसके बाद 3 साल बाद जो है हमने अच्छा काम कर रहा है तभी तो दोबारा चुन कर आए। ठीक है, समझ गए। चलिए जितेंद्र जी, विदु जी 1 सेकंड, आपकी बात हो गई। जितेंद्र जी लास्ट रिएक्शन शॉर्ट में। हाँ सौरभ जी, मैं दोनों अपने प्रवक्ता साथियों से विनम्रता, समय बहुत कम है, संक्षेप में बताइए, 30 से 40 सेकंड दे पाऊंगा आपको, क्षमा चाहूंगा। हरियाणा के अंदर सरकारें चलाई है भाजपा और आईएनएलडी ने, ये लोहा कुश्ती हो रहे हैं। मैं एक वाक्य विधानसभा का बताना चाहता हूँ। करण सिंह दलाल जब पलवल से विधायक थे तो अभय सिंह चौटाला को सरकार की शय पर, मनोहर खट्टर और दुष्यंत चौटाला इनकी शय पर उस समय उन्होंने जब गरीबों का मुद्दा उठाया, बीपीएल कार्ड का मुद्दा उठाया, तो करण सिंह दलाल के साथ बदसलूकी अभय सिंह चौटाला ने की और करण सिंह दलाल जी को, जो पलवल से कांग्रेस के विधायक थे, उनको निलंबित किया गया। तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये मुड़ा कुश्ती लड़े आईएनएलडी और ठीक है, लेकिन समय की कमी है जितेंद्र जी, बिल्कुल ठीक है, मैं समझ गया। लेकिन पवन बेनीवाल के सामने भी बहुत बड़ी चुनौती है इलाहाबाद उपचुनाव में, इस बात को आप मान लीजिए, क्योंकि अगर इतिहास देखा जाए तो पवन बेनीवाल उपचुनाव हारे हैं। ठीक है रजवंत जी, लास्ट 30 सेकंड रिएक्शन। आपका अपना कैंडिडेट नहीं है, आप बात इतनी बड़ी कर रहे हो। जी रजवंत जी, लास्ट 30 सेकंड रिएक्शन आपका। देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ, जो लोग आज यहाँ पे टीवी चैनल पे बात कर रहे हैं, इनके पास उधार का कैंडिडेट है, दोनों पार्टियों के पास उधार का कैंडिडेट है, इनका अपना कैंडिडेट नहीं है। जिस प्रकार से ये जो बातें कर रहे हैं, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने उस इलाके को एक अलग पहचान दी है अपने दम पर, वहां पर, और वहाँ पे विकास कराने का काम किया है। उस इलाके में मैं खुद वहाँ पे प्रचार में होकर आया हूँ। उस इलाके की जनता की एक ही मांग है, वहाँ पे भाई के नाम से चौधरी अभय सिंह को जाना जाता है। कैंडिडेट की और कांग्रेस की कैंडिडेट चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रजवंत जी, जितेंद्र जी, प्रोफेसर विदु रावल जी और वरिष्ठ पत्रकार गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए और समय देने के लिए। बड़ा मुद्दा में किसका होगा एलनाबाद, ये बड़ा दंगल है और आखिरकार देखा जाएगा इस मुद्दे में कि आखिरकार 30 तारीख के बाद ही मतदान होगा, 2 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। एलनाबाद किसका होगा, जनता का रुख क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सभी पार्टियां तर्कश में तीर साध रही हैं और अपने अपने दांव आजमा रही हैं। जनता किस तरफ रुख करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ बड़ा मुद्दा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।